Hello students, this is Ijaz Sir's Maths Academy and I am Ansar sir. Today we are going to start a new chapter. We have finished rotational dynamics and today let us start a new chapter. हमने उसका थियरी पुराने चैप्टर का थियरी न्यूमेरिकल सब पढ़े हैं. मैंने आपको असाइनमेंट भी सब भेज दिया है सॉल्व करने के लिए. बहुत सारे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो प्रीवियस बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं. अब हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं एंड आवर टुडेस चैप्टर इज चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. Remember, mechanical means at rest or in motion. If you are studying an object at either rest or motion, we call it mechanics. Basically, mechanics is motion, but हम उसमें rest की भी चीज को पढ़ लेते हैं. Mechanical properties of fluids. What are fluids? See the definition of the word fluid. It may be asked for 1 mark in the board exam, but chances are very little. Anything that can flow is called a fluid. हर वो चीज anything that can flow, that can move from one place to another place, flow is called a fluid. For example, liquids are fluids. Water is a fluid because if I take water in a glass and if I put an empty glass here and if I pour the liquid from one glass to another glass, the liquid will flow from one glass to another glass. So anything which can flow from one object to another object is a fluid. Liquids can flow. Gases also can flow, you know. Gases can move from one place to another place. Gases move in a refrigerator. Gases move from our cylinder. अपने घर में जो LPG सिलेंडर होता है उसमें गैस, उसमें लिक्विड होती है, बाद में बाहर आके गैस बनती है और वही गैस पाइप के थ्रू आती है और बर्नर में जाती है. सिगड़ी का जो बर्नर होता है, स्टोव का जो बर्नर होता है, उसमें से गैस निकलती है और जलती है LPG. So anything that can flow either through pipe or in empty space, anything that can flow is called a fluid. So liquids can flow, gases can flow and plasma also can flow. Remember bio में एक plasma होता है, वो blood plasma होता है, वो liquid होता है. But यहाँ जो plasma की हम बात कर रहे हैं, this plasma is the fourth state of matter. Basically there are 5 states of matter. अपनी textbook 4 बोलती है, लेकिन there are 5 states of matter: solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensate. तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के लिए बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस होती है. इतना ही टेम्परेचर होना, इतना ही प्रेशर होना, ये सब तो वो बहुत डिफिकल्ट होती है. इसीलिए अपनी टेक्स्ट बुक ने उसको नेग्लेक्ट किया है और बोला देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर. सो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस एंड प्लाज्मा. तो फ्लूइड्स में क्या क्या आता है? लिक्विड्स कैन फ्लो थ्रू अ पाइप, गैसेस कैन फ्लो थ्रू अ पाइप, plasma also can flow through a pipe. What is plasma? When solids are heated, they become liquids. When liquids are heated, they get converted into gases. And when a gas is heated, plasma क्या होता है? When a gas is heated, तो क्या होता है? उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं. You know, लास्ट ईयर हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी एटम को अगर हीट एनर्जी सप्लाई किए तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करता है एंड इट जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, एक्साइटेड स्टेट में जाता है और ऐसा करते करते इलेक्ट्रॉन एटम में से निकल जाता है, डोनेट हो जाता है, सब जो बाहर चला जाता है. तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स अलग निकल गए और पॉजिटिव आयंस अलग रह गए, पॉजिटिव आयंस अलग रह जाते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस एंड कुछ एटम्स भी होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन अभी निकलने का है, जिन्होंने भी सफिशिएंट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ने गेन नहीं किए. सो अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस एज वेल एज एटम्स इज कॉल्ड. और ये कैसे होते हैं? दीज आर सुपर फास्ट एंड सुपर एनर्जेटिक, सुपर फास्ट मूविंग एंड सुपर एनर्जेटिक. रिमेंबर, सुपर एनर्जी. अब देखो, सॉलिड को हीट करें तो उसके पार्टिकल्स मूव होते हैं, लिक्विड को हीट करें तो उसके पार्टिकल्स मूव होते हैं, गैस को हीट करें तो प्लाज्मा बन रहा. अब बताओ, गैस के पार्टिकल्स ज्यादा फास्ट भागते होंगे या प्लाज्मा के? तो प्लाज्मा का टेम्परेचर गैस से ज्यादा होता है. गैस को हीट करने पर प्लाज्मा बनती है, तो प्लाज्मा का टेम्परेचर गैस के टेम्परेचर से इन जनरल ज्यादा होता है. तो यानी गैस को हीट देने से ही तो प्लाज्मा बनती है ना. तो प्लाज्मा में क्या होता है? उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है. जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट छोड़ के निकल जाते हैं, इधर उधर भागते हैं, उनमें बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है. जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो भी इधर उधर भागते हैं, उनमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है. तो प्लाज्मा ऑल्सो कैन फ्लो बिकॉज इट possesses काइनेटिक एनर्जी. तो गैस, liquids, gases and plasma, all these three are called fluids. बट इस चैप्टर में अपने लिए फ्लूइड का मीनिंग क्या होगा मालूम है? इस चैप्टर में हम गैसेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे ज्यादा. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 में हम
ज्यादा फ्लूइड का हमारा मीनिंग जहां जहां वर्ड फ्लूइड आएगा तो हम ये समझकर चलेंगे कि बात लिक्विड की चल रही है। हालांकि फ्लूइड गैस को भी बोला जाता है, लेकिन डे टू डे लाइफ में फ्लूइड वर्ड जो है वो जनरली लोग लिक्विड के लिए यूज करते हैं। हाँ, जब हम गैसेस के बारे में पढ़ेंगे तो उस चैप्टर का नाम रहेगा केटीजी। चैप्टर का नाम चैप्टर नंबर 3 आई थिंक, उसमें काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस नाम का एक चैप्टर है हमारा, केटीजी एंड रेडिएशन। उस चैप्टर में हम काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, आई थिंक इसके बाद का ही चैप्टर है शायद, न्यू टेक्स्ट बुक है तो मैंने उसको अभी तक रिमेंबर, ये चैप्टर भी बहुत लेंथी चैप्टर है। यस, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन इसका नाम होना चाहिए। हाँ, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस प्लस रेडिएशन नाम का चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। तो गैसेस के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो हम इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स में भी थोड़ी चीज आ जाएगी, तो गैसेस का चैप्टर अलग होगा। हम इस चैप्टर में बेसिकली हम किसको पढ़ेंगे, लिक्विड्स को पढ़ेंगे। तो एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड अ फ्लूइड। लिक्विड्स आर फ्लूइड्स, गैसेस आर फ्लूइड्स एंड प्लाज्मा आल्सो इज फ्लूइड। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बाद प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। क्या होता है प्लाज्मा? सुपर एनर्जेटिक particles moving with fast kinetic energy are called and these particles are actually electrons and positive ions and atoms. These particles are in fast motion is called plasma, but definition कोई पूछता नहीं इसलिए मैं लिख रहा हूँ definition. Now see, shear modulus of a fluid is 0. shear का मतलब क्या होता है? shear का मतलब होता है shape. तो shear modulus, अब ये हम 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड शियर मॉड्यूलस चैप्टर कॉलेजेस में भी एग्जाम में आया था, कुछ कॉलेजेस में पूछा गया था। 3 टाइप के मॉड्यूला होते हैं। मॉड्यूलस का मतलब होता है कांस्टेंट, मॉड्यूलस का मतलब फिजिक्स में होता है कांस्टेंट, और शियर का मतलब होता है शेप। शेप, शियर मींस शेप। तो मुझे ये बताओ, क्या लिक्विड या गैस का पर्टिकुलर शेप होता है? नो। तो इनका शियर मॉड्यूलस 0 है। वैसे शियर मॉड्यूलस एक लंबा कॉन्सेप्ट था, 11th स्टैंडर्ड में आपको देखो इसका शियर मॉड्यूलस का डेफिनेशन क्या होता है। अगर मेरे पास एक स्पंज है या मेरे पास एक जेली बेली है, जेली क्यूबिकल शेप की जेली है, मैंने दुकान से खरीद कर लाया। खाने की जेली आती है ना, छोटे बच्चों की जेली, कोई भी खाने वाली जो जेली आती है, जैम जैसी, समझो मेरे पास जैम है, बहुत सॉलिड, बहुत जैम, जेली वाला जैम, ऐसा क्यूबिकल शेप का है, क्यूब शेप का है। अब मैंने ये जैम जो है क्यूब शेप का, जैम ऐसा खड़े नहीं रहता है ना, जेली रहती है। या तो एक मिठाई होती है उसको रबड़ी बोलते हैं, रबड़ी, या तो फिर आपको स्पंज का एग्जांपल देता हूं मैं। स्पंज मालूम है सबको, पोछा लगाने के काम में आता है, बड़ा स्पंज, थोड़े बड़े साइज का क्यूबिकल स्पंज है। व्हाट इज इट? इट इज अ क्यूबिकल स्पंज। ये क्यूबिकल स्पंज है और मैंने इसके नीचे क्या किया, फेविकॉल लगा दिया, इसके बेस पे फेविकॉल लगा दिया स्पंज के, और उसको मैंने स्पंज को, क्यूबिकल स्पंज को मैंने प्लेट पर रखा या थाली पर या टेबल पर फेविकॉल लगा के रख दिया। तो उसका बेस क्या होगा? अगर मैंने टेबल पर रखा तो बेस उसका टेबल से चिपक जाएगा, क्यूबिकल स्पंज का बेस टेबल से चिपक जाएगा। और फिर मैंने क्या किया, इसको ऊपर पे टेंजेंशियल फोर्स लगाया, ऐसा टेंजेंशियल फोर्स यानी मैंने ऊपर की लेयर पे ऐसा धक्का लगाया। तो ऊपर की लेयर पर धक्का लगाने से आपको मालूम है स्पंज में इलास्टिसिटी होती है, स्पंज सॉफ्ट इलास्टिक होता है। तो मैंने स्पंज को धक्का लगाया तो स्पंज ऐसा सरक जाएगा। ये जो अपनी बुक में, टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया ना, दिस इज द फ्रंट व्यू, दिस इज द फ्रंट व्यू। आप इसको सामने से देख रहे हैं, ये क्यूबिकल है, एक्चुअली ये स्पंज जैसा है, क्यूबिकल है, लेकिन आप सामने से देख रहे हो तो आपको क्या दिखेगा? स्क्वायर दिखेगा, आपको स्क्वायर दिख रहा है। ये स्क्वायर शेप का था, सामने से स्क्वायर शेप है, बट बेसिकली ये कैसा है? क्यूबिकल। मैंने ऊपर में धक्का दिया तो नीचे का बेस तो इसका फिक्स है, बेस नहीं हिलेगा, बेस तो टेबल से चिपका हुआ है। तो ऊपर का जो फेस है ये ऐसा रहने के बदले मैंने जैसे ऊपर फोर्स लगाया तो ये ऐसा था, तो ये ऐसा सरक जाएगा। बात समझ रहे हो? अगर ये ब्रिक है, ये ब्रिक, वैसे ये सॉलिड है, इसका एग्जांपल देना ठीक नहीं होगा। सॉलिड मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है, वो रिजिड है एकदम। तो ये स्पंज है, क्यूबिकल स्पंज, ये ऐसा दिख रहा है आपको फ्रंट, पहले दिखाते समय ऐसा बता देता हूँ मैं आपको, क्यूबिकल स्पंज ऐसा दिख रहा है। इट इज ABCD फ्रंट व्यू आपको इसका क्यूबिकल कंटेनर का ये दिखाई दे रहा है, ABCD।
ठीक है, मैंने क्या किया, इसकी अपर सरफेस पर यहाँ फोर्स लगाया, या तो इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाया मैंने, यहाँ से इसको ऊपर ऐसा, ऊपर से ऐसा हाथ लगा के ऐसा धक्का दिया, ऐसा ऐसा पकड़ के उधर खींच दिया। तो मैंने जब इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाया ऊपर से, तो ये क्या हुआ ना, इसको धक्का लगा, बेस तो चिपका हुआ है फेविकॉल, नीचे हमने फेविकॉल से चिपका दिया, तो ऊपर का लेयर ये ऐसा सरक जाएगा और यहाँ का जो ये ऐसा सरक जाएगा, समझ रहे हो, ये जो ऐसा था ऊपर फोर्स लगाने से ऐसा हो जाएगा, बेस वही रहेगा लेकिन टॉप सरफेस उसके ऐसे सरक जाएंगे। तो ये डी था तो यहाँ पे डी डैश, ये डी यहाँ आ जाएगा, ये जो खड़ी दीवार थी ऐसी हो जाएंगी और ये वाली ऐसी जो थी ये ऐसी हो जाएंगी। सी को सी डैश बोल देते, कितने से इधर सरका, कितने मिलीमीटर या सेंटीमीटर से इधर सरका, तो लेट दैट वैल्यू बी डेल्टा एल। व्हाट इज डेल्टा एल? लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर लेयर। मैं समझाऊं आपको शियर मॉड्यूलस का डेफिनेशन क्या है? शियर मॉड्यूलस का, शियर स्ट्रेन, ये लंबी कहानी हो जाएगी एक्चुअली, ये 11 पे आके चला गया, एक काम करेंगे 11 की चीज हो गई है, अब हम इसको शॉर्ट में निपटाएंगे वरना ये भी एक लंबी कहानी है, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड में लंबी कहानी, ये शेयर की है, इसका डेफिनेशन भी है, शेयर मॉड्यूलस का डेफिनेशन भी है, शेयर स्ट्रेस का डेफिनेशन है, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। लिख देता हूं मैं बट याद मत रखना, डोंट रिमेंबर, डोंट रिमेंबर। शेयर स्ट्रेस is equal to tangential force upon area of area। tangential force upon area मतलब ये वाला एरिया, ये ऊपर का एरिया जिस पे हमने फोर्स लगाया छत, और ये एरिया कैसे शेप का, स्क्वायर, तो लेंथ इनटू ब्रेथ लिखूंगा मैं, और ऊपर में मैंने कितना फोर्स लगाया उसकी वैल्यू रखूंगा, तो इसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेन किसको बोलते हैं ये याद मत रखना, शेयर स्ट्रेन का मतलब है lateral displacement of the upper layer जो कि अभी हमने डेल्टा एल से बताया है, अपॉन its distance from the fixed layer, और वो हम बता देते कैपिटल एल से, मतलब दिस इज, ये कैपिटल एल है, यहाँ से यहाँ तक हाइट, सो ये एल और ये डेल्टा एल, इधर डेल्टा एल है तो इधर भी क्या होगा, दिस विल बी डेल्टा एल। तो व्हाट इज शेयर स्ट्रेन, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, इसका क्या हो गया, डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। अब शेयर मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, शेयर मॉड्यूलस जो कि ईटा लेटर से डिनोट करते हैं, शेयर मॉड्यूलस का डेफिनेशन होता है शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस अपॉन, ये सब 11 पे दिया हुआ है सब, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया एंड दिस इज डेल्टा एल अपॉन एल। तो इसको आप मॉडिफाई कर लेंगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, इट विल बिकम F इंटू एल अपॉन डेल्टा एल इंटू F अपॉन डेल्टा एल इंटू ए इंटू डेल्टा एल, एल ऊपर चला जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ईटा। अब इसको बोलते हैं शेयर मॉड्यूलस। तो ये लंबी कहानी में डूबना मत, ये हमारे लिए अभी जरूरी नहीं है। शेयर मॉड्यूलस का मतलब है शेप, शेप नहीं होता, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है, फ्लूइड्स डू नॉट हैव शेप, फ्लूइड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, फ्लूइड्स का शेप फिक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? और आपको मालूम है फ्लूइड्स, लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन व्हिच दे आर पुट। अगर आप थाली में लीटर लिक्विड डाल दोगे तो थाली में उसका शेप फ्लैट हो जाएगा, लिक्विड पानी डाल दोगे, एक गिलास पानी एक बड़ी थाली में डाल दिए तो वो फ्लैट हो जाएगा लिक्विड। अगर वही एक गिलास पानी अगर ग्लास में ही रहने दोगे तो वो ग्लास के शेप का सिलेंड्रिकल हो जाएगा, समझो सिलेंड्रिकल ग्लास है तो, ठीक है। और उसी पानी को अगर आप क्यूबिकल डिब्बे में डाल दोगे तो क्यूबिकल शेप का वाटर हो जाएगा। तो लिक्विड का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। ये लाइन का मीनिंग समझे?
shear modulus of a liquid is 0, इसका मतलब है fluids do not have a fixed shape। तो fluid यानी अपना liquid मान के चलो, वैसे तो गैस भी और प्लाज्मा भी होता है। fluid कौन कौन से है एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स है, बट हम कुछ एग्जांपल लिखेंगे। एयर इज अ फ्लूइड, एयर फ्लो होती है, वाटर फ्लो होता है। अच्छा रिमेंबर फ्लावर डो, फ्लावर डो, डो यानी भीगा हुआ गूंथा हुआ आटा, ठीक है। कुत्ता को लोग बोलते दुकान में जाते भैया गरम कुत्ता है क्या, हॉट डॉग, वो डॉग नहीं है, इट इज डो, DOUGH, डो। डो यानी मैदा भिगा के, आटा भिगा के उसको गरम करते हैं फिर, या मैदा भिगाते हैं पानी डाल के, नमक डाल के, उसको डो बोलते हैं। तो फ्लावर डो, आपके मम्मी जब रोटी बेलना चाहते हैं तो सबसे पहले पानी लेते, आटा लेते, आटे में पानी डालते और उसको मिला के गूंथते हैं, तो जो गूंथा हुआ आटा रहता है उसको डो बोलते हैं। बट याद रखना वो भी फ्लूइड है, जो चीज जेल जैसी है उसको फ्लूइड बोलेंगे हम, ठीक है। भीगा हुआ आटा भी जो है वो फ्लूइड्स के अंडर में हम उसको लेते हैं। अगर थोड़ा पतला भिगा दिया जाए तो उसका भी शेप चेंज हो सकता है। टूथपेस्ट फ्लो होता है, फ्लूइड है, हम प्रेशर लगा वो भागता है। मोल्टन लावा, लावा निकलता है, आपको मालूम है वोल्केनिक इरप्शन से। तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ, अपनी टेक्स्ट बुक में दिए हुए ये एग्जांपल्स है, चाहे तो हम हजारों लाखों एग्जांपल्स लिख सकते हैं, बट अपनी बुक के मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखे हैं, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड किसे कहते हैं? आज की डेट में याद रखो आइडियल चीज कुछ भी नहीं है। आइडियल का मतलब क्या होता है? विदाउट एनी फॉल्ट, बेस्ट। आइडियल का मतलब होता है बेस्ट। आज की डेट में आइडियल टीचर नहीं है, आइडियल यानी विदाउट एनी फॉल्ट, विदाउट एनी ड्रॉबैक। तो आइडियल टीचर नहीं है आज की डेट में, कोई आइडियल फ्लूइड नहीं है, आइडियल गैस नहीं है, आइडियल लिक्विड नहीं है। सी प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड, सबसे अच्छा फ्लूइड किसको बोलते हैं? वो फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकॉम्प्रेसिबल यानी उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। सच में तो ऐसा होता नहीं है। अगर एक बलून है और बलून में आपने पानी भर लिया, ठीक है, पानी भरे मतलब आपने वाटर क्या है, फ्लूइड है, लिक्विड है। अब बलून में भर लिया, अब उसको कंप्रेस करेंगे तो बलून कंप्रेस होगा या नहीं होगा? होगा। बलून में पानी भरे और उसको कंप्रेस करें तो कंप्रेस होगा। लेकिन जो आइडियल फ्लूइड होता है वो ऐसा फ्लूइड होता है जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, यानी जिसके पार्टिकल, अगर ये फ्लूइड है और ये उसके पार्टिकल्स है, फ्लूइड के एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, और आप अगर इस पे प्रेशर लगा रहे हो दोनों तरफ से, अगर इसको कंप्रेस कर रहे हो, तो आइडियल, अगर वो फ्लूइड आइडियल है तो कंप्रेस नहीं होगा। लेकिन हमारे देखने में शायद ही कोई ऐसा फ्लूइड आता होगा जिसको कंप्रेस भी करो तो कंप्रेस नहीं होता, ऐसा तो कोई दिखता नहीं है। हर फ्लूइड को, हर गैस को, हर लिक्विड को कंप्रेस करो, दबाओ तो दबता है, लेकिन आइडियल फ्लूइड वो होता है जो कंप्रेस नहीं होता, मतलब उसकी डेंसिटी कांस्टेंट। अगर वो कंप्रेस हो जाएगा तो क्या होगा? पार्टिकल्स पास पास में आ जाएंगे। अगर कोई फ्लूइड कंप्रेस होगा मतलब उसके पार्टिकल्स पास पास में आ गए। अगर पार्टिकल्स पास पास में आ गए मतलब उसकी डेंसिटी बढ़ गई, और खींचने पर पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे मतलब डेंसिटी कम होगी। लेकिन आइडियल फ्लूइड वो रहता है जिसको कंप्रेस करो तो कंप्रेस भी नहीं होता, और खींचो तो लंबा भी नहीं होता, उसके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड रहता है, यानी उसकी डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी वो इनकंप्रेसिबल रहता है। ये एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, तो याद रख लेना। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल फ्लूइड? तो आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? इट इज इनकंप्रेसिबल, मतलब उसको कंप्रेस करके उसकी डेंसिटी नहीं बढ़ा सकते आप, उसके पार्टिकल्स पास में नहीं आते। ऐसा आइडियल फ्लूइड देखने को पहली बात हमको नहीं मिलता है। फ्लो इज स्मूथ विदाउट एनी टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब होता है रैंडमनेस, झटका। टर्बुलेंस, टर्ब यानी क्या होता है मालूम आपको? टर्ब का मतलब होता है झटका। हम, अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मन लगा के पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आपने आके एकदम मेरे कान में कुंडी बजा दी तो क्या होगा? मैं दचक जाऊंगा, डिस्टर्बेंस हो गया, है ना। तो डिस्टर्ब, DISTURB, टर्ब। टर्ब का हमेशा मतलब होता है डिस्टर्ब होना। तो विदाउट डिस्टर्बेंस, यानी अगर मेरे पास एक गिलास भर के मिट्टी का तेल है, अगर मेरे पास एक गिलास भर के केरोसिन है, और आपने एक खाली गिलास लेके आए, बोले अंसार सर हमें थोड़ा सा केरोसिन उधार चाहिए, और मैंने वो गिलास भर के केरोसिन लिया। आपको मालूम है केरोसिन पानी से भी ज्यादा पतला होता है। इसी चैप्टर में जब हम सरफेस टेंशन पढ़ेंगे तो वहां मैं समझाऊंगा आपको ना, मच्छरों को मारने के लिए घर के सामने, अगर आपके घर के सामने नाला है, नाली है, स्टेगनेंट वाटर जमा रहता, तो बोलते उसमें मिट्टी का तेल डाल दो, मच्छर बैठ के डूब जाते उसमें। पानी पे मच्छर बैठ के चलता है, पानी पे मच्छर चल सकता है, मॉस्किटो चल सकता है, पानी पे डूबेगा नहीं, लेकिन केरोसिन पे मच्छर चल नहीं सकता, डूब जाएगा वो, क्योंकि केरोसिन जो पानी से भी ज्यादा पतला होता है, उसका सरफेस टेंशन पानी के सरफेस टेंशन से इन जनरल कम होता है। तो अब बात सुनो, अगर मेरे पास एक गिलास भर के केरोसिन है और आपके पास खाली गिलास है, आप बोलोगे सर केरोसिन चाहिए,
मैंने अपने ग्लास का केरोसिन ऐसा पलटाया और आपके ग्लास में डाल रहा हूँ, तो कैसे भाग जाएगा? स्मूथली इजीली केरोसिन निकलेगा, आपके पास जाते रहेगा जाते रहेगा। अगर मैं वो केरोसिन में 10-20 कंचे डालूंगा तो मार्बल, तो क्या होगा? केरोसिन ऐसे जाते जाते धूल बीच बीच में झटके लेगा। तो आइडियल फ्लूइड वो होता है जो फ्लो होते समय सीधा फ्लो होता है, झटके झटके लेके नहीं होता है। मतलब जब वो लिक्विड फ्लो होता है तो उसके बहुत सारी जो लेयर्स होती है, यानी मेरे पास एक ग्लास है, ये मेरे पास का ग्लास है और ये आपके पास का ग्लास है, मैं आपको लिक्विड दे रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे पास का केरोसिन, मेरे पास का लिक्विड ऐसा फ्लो होगा, ऐसा आपके ग्लास में ऐसा। अगर वो लिक्विड ऐसा फ्लो हो रहा, लिक्विड की बहुत सारी लेयर्स ऐसी फ्लो हो रही स्मूथली, है ना, पूरा लिक्विड लाइन से ऐसा जाके बराबर आपके ग्लास में जा रहा है, तो ये कैसा हो गया? स्मूथ फ्लो हो गया, इसको स्मूथ फ्लो बोलते हैं। और टर्बुलेंट फ्लो यानी ये ऐसा, समुद्र में जो लहर आती है, मुझे वो बताओ, टर्बुलेंट लहर रहती है, टर्बुलेंट वेव रहती है, स्मूथ वेव रहती है? समुद्र का पानी में क्या रहता? टर्बुलेंस रहता। टर्बुलेंस यानी हाई टाइड लो टाइड, हाई टाइड लो टाइड। तो ये टर्बुलेंस वाला रहा तो उसमें हाई टाइड्स लो टाइड्स आती है, यानी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। और जो पैरेलल लाइन में फ्लो होता है, सीधे स्मूथली फ्लो होता है, हम कहते हैं वो आइडियल फ्लूइड है। तो आइडियल फ्लूइड हमेशा सीधे सीधे फ्लो होता है, जो ऊपर नीचे होते वो हो रहा था, हम बोलते वो टर्बुलेंट, वो आइडियल फ्लूइड नहीं है। इट इज नॉन विस्कस। विस्कस यानी गाढ़ा, नॉन यानी नहीं, गाढ़ा नहीं, हिंदी भाषा में इसको गाढ़ा बोलते हैं, या हम इंग्लिश में दूसरा इजी वर्ड थिक बोल सकते हैं, नॉन थिक। यानी आइडियल फ्लूइड वो होता है जिसकी विस्कोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है, यानी जिसका गाढ़ापन जीरो होता है लगभग। गाढ़ापन जीरो यानी इतना पतला इतना पतला इतना पतला कि उसमें कुछ भी गाढ़ापन नहीं। एयर, लेकिन एयर में भी थोड़ा तो थिकनेस रहता है। एयर में अगर मुर्गी का पंख डाले तो मुर्गी का पंख भी ऐसा ऐसा होते हुए आता। अगर वो एकदम ही आइडियल फ्लूइड रहता तो मुर्गी का पंख सीधे आके नीचे गिरता था। तो आइडियल फ्लूइड वो होता है जो बहुत पतला बहुत पतला बहुत बहुत पतला होता है। पतला का मीनिंग समझ गया? बताओ मुझे, शहद ज्यादा पतला है, हनी ज्यादा थिक है, या केरोसिन ज्यादा थिक है? हनी ज्यादा थिक है। तो हनी बहुत ज्यादा थिक है तो हम हनी को आइडियल फ्लूइड में जनरली नहीं गिनते। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा थिक है, उसकी विस्कोसिटी, उसमें गाढ़ापन बहुत ज्यादा है ना। जो बहुत पतला लिक्विड होता है या जो बहुत पतली गैस इजीली फ्लो होती है, हम उसको बोलते हैं आइडियल फ्लूइड, ठीक है। वेलोसिटी एट ईच पॉइंट इज कांस्टेंट विद टाइम। यहाँ के पार्टिकल की जितनी स्पीड है, यहाँ के पार्टिकल की भी स्पीड इतनी, यहाँ के पार्टिकल की स्पीड इतनी, यहाँ के पार्टिकल भी सेम स्पीड से पार्टिकल जा रहे हैं, यहाँ के पार्टिकल्स की स्पीड सेम है, यानी सब लिक्विड इजीली स्मूथली सेम स्पीड से बर्तन में जा रहा है ना। कोई ऐसा नहीं हो रहा कि पहले पानी फास्ट भागा और फिर धीरे धीरे जा रहा, फिर फास्ट भागा फिर धीरे धीरे जा रहा, ऐसा नहीं होता। स्मूथली सेम स्पीड से ऐसा आएगा, सब पार्टिकल्स की सेम स्पीड रहेगी, सेम स्पीड से सब इसके अंदर चले जाएंगे। यहाँ गिरते समय जैसे जैसे वो नीचे आएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण स्पीड बढ़ेगी, लेकिन सभी पार्टिकल्स की स्पीड एक साथ बढ़ेगी। सब पार्टिकल्स साथ में लाइन से चलेंगे। पहले ये पार्टिकल्स यहाँ थे, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, एक साथ में चलेंगे पार्टिकल्स, उनकी वेलोसिटी हर जगह सेम रहेगी। तो याद कर सकते हैं आप लोग, और याद रख भी सकते हैं। इनकॉम्प्रेसिबल होता है, डेंसिटी कांस्टेंट होती है आइडियल फ्लूइड की, उसका फ्लो स्मूथ होता है, लहर लहर कर नहीं आता है वो लिक्विड। क्या ऐसा होगा मैंने अपने ग्लास में से आपके ग्लास में केरोसिन डाला तो लहर लहर खा के आपके ग्लास में जा रहा है? नहीं। तो आइडियल फ्लूइड वो होता है जो स्मूथली एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है, ठीक है। नॉन विस्कस होता है, यानी उसमें गाढ़ापन कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल पतला होता है, और देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन यानी आपको मालूम है जैम का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ट्रैफिक जैम हो गया, बोलते हैं ना, बहुत से लोग बोलते हैं अरे यार वो एरिया में तो ट्रैफिक जैम हो गया। ट्रैफिक जैम हो गया मतलब ट्रैफिक जैम की तरह बन गया। अब आपके पास एक बॉटल है और उसमें किसान जैम है, कोई भी कंपनी का जैम होगा, और आपने जैम वाली बॉटल को ऐसा गिरा दिया, उसका ढक्कन खोल के उसको, ये बॉटल है, आपने ऐसा कर दिया तो उसमें से जैम गिरेगा, नीचे आएगा, ठीक है। कैसे आता है जैम? एकदम फट से आपके नीचे गिरता क्या? नो, धीरे धीरे नीचे आता। वो इतना धीरे धीरे क्यों फ्लो हो रहा जैम, है ना? एक बॉटल में पानी भरो और ऐसा पलटा दो तो पानी तो फुल करके गिर जाता है एकदम से जल्दी से। वो जैम क्यों धीरे धीरे आ रहा? या हनी, अगर एक बॉटल में हनी है तो वो क्यों धीरे धीरे आ रहा? क्योंकि जब हनी की, शहद की एक लेयर नीचे, एक लेयर ऐसी नीचे जा रही है, आपने ऐसा ग्लास रखे तो एक लेयर नीचे, ये जो लेयर है फर्स्ट वाली लेयर जो डिब्बे से चिपकी हुई है,
वाली जो लेयर रहेंगी यहाँ की, जो ग्लास के कांटेक्ट में चिपकी हुई है, ये बाद में आएंगी, ये चिपकी हुई है तो ये रुक जाएंगी, और ये ऊपर की सेकंड लेयर, बड़ा डायग्राम बना के समझो, ये ग्लास है, ये आपके पास ग्लास है, ये जैम का जार है, और उसमें आपने हनी, इसमें हनी रखा हुआ है, ठीक है, और ये हनी गिर रहा है ऐसा, शहद ऐसा, तो यहाँ का जो शहद है, यहाँ का हनी, ये बाद में गिरेगा, पहले यहाँ का हनी आएगा, ये हनी पहले आएगा, ठीक है, ये हनी, ये फर्स्ट लेयर आएंगी, ये हनी की यहाँ की, वैसे सबसे ऊपर होगा तो उसकी फर्स्ट लेयर आएंगी, लेकिन ये जो फर्स्ट लेयर है और ये जब नीचे आएंगे तो ये जो जैम को चिपकी हुई, जो जार को चिपकी हुई लेयर जो है जैम की या हनी की, ये क्या करेंगे, इसको आने नहीं देंगे, इसको फ्रिक्शन करेंगी, इसको रुकाएंगी, बोलेंगे तू जल्दी मत जा, स्लो डाउन हो जा। सो लोअर लेयर विल एक्सर्ट force of friction, lower layer will exert force of friction on upper layer, ऐसा। और यहाँ पे भी ऐसा होगा, ये अपर लेयर जो रहेंगी, ये अपर लेयर जो रहेंगी, ये लोअर लेयर पे प्रेशर डालेंगी, सेकंड लेयर पे, ये क्या करेंगी, जो सेकंड लेयर बोलेंगी जैम की मैं नीचे जाती हूँ, तो ये अपर लेयर बोलेंगी थाम ना भाई, कम कशाला जाम रहेगी, तो ये रुका देंगे, उसको नीचे नहीं जाने देगी, तो एक लेयर दूसरी लेयर में फ्रिक्शन डालती है और उसको स्लो डाउन करती है। यही रीजन है कि जैम जो है वो धीरे धीरे बाहर आता है, ठीक है। तो नॉन विस्कस होना चाहिए, उसमें फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, केरोसिन की लेयर्स के बीच में ज्यादा फ्रिक्शन रहता है या हनी में? तो हनी की लेयर में फ्रिक्शन ज्यादा होता है, इसलिए हनी कांच की बोतल में से धीरे धीरे बाहर निकलता है, और केरोसिन को अगर कांच की बोतल में रखे तो फटक करके निकल जाता है, क्योंकि केरोसिन में फ्रिक्शन कम है और हनी में फ्रिक्शन ज्यादा है। तो हम वैसे केरोसिन को भी आइडियल फ्लूइड नहीं बोलते, लेकिन बोल दिए तो चल जाएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, ये 2 मार्क्स के लिए याद रख लेना। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी। ये देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कौन सी थी, आइडियल फ्लूइड, बेस्ट फ्लूइड। अब यहाँ पर है साधारण कोई भी फ्लूइड हो, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड्स डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन यानी चेंज इन शेप एंड साइज। जिसका शेप एंड साइज चेंज किया जाए तो हम बोलते हैं वो डिफॉर्म हो गया, उसका फॉर्म जो था, फॉर्म यानी शेप, एक रूप, वो फॉर्म उसका चेंज हो गया, तो दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। एग्जांपल क्या है, सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, फ्लावर डो, भीगा हुआ आटा, गूंथा हुआ आटा, उसका अगर आप शेप चेंज करना चाह रहे हैं, अपोज, दे डू नॉट अपोज चेंज इन शेप। आटे का, मैदा का आपके मम्मी ने गोल गूंथ के रखे, पानी भिगा के उसको, और आपने गए और आटे के ऊपर एक घूसा मार दिया खींच के, बुक्की एक बॉक्स मार दिया आपने खींच के, तो आटा क्या करता, आपके हाथ को अपोज करता कि चल नहीं, आप जितना दबाओगे उसको, जितना घूसे से दबाओगे, उंगली से दबाओगे, आटा उतना और दबता है, और दबने के बाद क्या होता है, वो वापिस आता है क्या, नो, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है ना, परमानेंटली डिफॉर्म होता। तो ऐसी चीज जो होती है जिसको दबाने से जिसको शेप, अच्छा उसके अपोजिट में रबर बॉल ले लो, रबर बॉल फ्लूइड है क्या, रबर बॉल आता है ना क्रिकेट खेलने का, तो रबर बॉल फ्लूइड है क्या, नहीं, तो उसको आप दबाओगे रबर बॉल को तो दबेगा, और आप हाथ हटा लोगे तो क्या होगा, फिर से वापिस आ जाएगा वो। तो ऐसी चीज जो होती है जिसको दबाओ और फिर वापिस आ जाए, तो ऐसी चीज को इलास्टिक सब्सटेंस बोलते हैं, और जो चीज को दबाओ और वो दबी की दबी रह जाती, वापिस ही नहीं आती, उसको प्लास्टिक सब्सटेंस बोलते हैं। इलास्टिक का ऑपोजिट प्लास्टिक होता है। तो ये जो भीगा हुआ आटा है ये प्लास्टिक होता है, इसको दबाओ तो इजीली दब जाता है, और एक बार शेप चेंज होगा तो हमेशा के लिए परमानेंटली उसका शेप चेंज हो जाता है, उसका शेप फिर वापस नहीं आता। बात समझ में आ रही है? डाउट लगेगा बिंदास में पूछता, बहुत इजी चैप्टर, मजेदार चैप्टर है। दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, और लिक्विड्स में एबिलिटी होती है फ्लो होने की। इसके लिए हमारे पास अच्छा एग्जांपल समझने के लिए जल्दी एग्जांपल ये। अच्छा आप बोलोगे सर पानी तो शेप चेंज नहीं करता, तो बलून के अंदर पानी डालेंगे, उसको दबा कर रखेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो डिफॉर्म हो जाएगा। और कुछ जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म होते हैं, लेकिन पानी परमानेंटली डिफॉर्म नहीं होगा। दे हैव एबिलिटी टू फ्लो यानी जैसे वाटर,
फ्लो होता है, इजी बात है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब आपको 9th स्टैंडर्ड में होता था डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, तो आप लिखते थे कि लिक्विड्स एंड गैसेस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर शेप, सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पुट। जिस बर्तन में रखोगे उस बर्तन का रूप धारण कर लेता है लिक्विड और गैस, ठीक है। एंड रिमेंबर हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी जगह हम जब फ्लूइड वर्ड यूज करते हैं तो फ्लूइड से हमारा मतलब गैस नहीं होता। डे टू डे लाइफ में हम फ्लूइड बोलेंगे तो फ्लूइड का मतलब हमारे लिए लिक्विड होता है। जैसे डॉक्टर बोलते हैं, है ना, जिसको डाइजेशन का या बुखार वगैरह आ गया तो डॉक्टर बोलते हैं पतला पतला खाना खाओ, पतली पतली खिचड़ी खाओ, बोलते हैं दाल का पानी पियो। तो क्या बोलते हैं, टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, पानी अच्छा पियो, बोलते हैं दाल का पानी पियो, टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। अब फ्लूइड्स का मतलब गैस नहीं हो रहा, टेक प्लेंटी ऑफ गैस। क्या करेंगे, मुंह में पाइप लगा के एलपीजी भरेंगे क्या, नहीं। तो फ्लूइड का यहाँ मतलब क्या हो रहा, लिक्विड, ठीक है। उसी तरह ब्रेक फ्लूइड, आजकल जो बाइक्स आ रही है, जो स्पोर्ट्स बाइक्स होती है, उनमें फ्लूइड, ब्रेक फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। तो वो हम आगे चल के पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन में कि वो फ्लूइड कैसे क्या काम करता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। चलो ठीक है, तो ये आप बात समझ गए, फ्लूइड यानी गैस नहीं, फ्लूइड का हमारा इस चैप्टर में फ्लूइड का मतलब हमारा क्या रहेगा, लिक्विड। जहां जहां फ्लूइड वर्ड आ रहा समझ जाना हमारी बात लिक्विड की चल रही। हालांकि गैस एंड प्लाज्मा भी फ्लूइड है, लेकिन इस चैप्टर में फ्लूइड यानी फ्लूइड म्हणजे लिक्विड, बस। फिर है स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट। अगर एक ग्लास में पानी भर के रखा हुआ है और आप वो भरे हुए पानी के ऊपर स्टडी कर रहे हो, या एक तालाब स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में पानी रखा हुआ है, वो इधर उधर फ्लो नहीं हो रहा, तो पानी अगर एक जगह रुका हुआ है और हम उसमें कितना प्रेशर है वो पानी में, और नीचे जाने पर प्रेशर कितना होगा, ऊपर आने पर प्रेशर कितना होगा, पानी एयर का प्रेशर ज़्यादा है या पानी के अंदर डूबेंगे तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा। आपको मालूम होगा शायद कि अगर मैं ये बॉटल्स ऐसी ले लूँ, अगर मैंने 3 ऐसी ये ले लिया, एक ही बॉटल ले लेता हूँ, चलो ठीक है ऐसा, और इसमें 3 होल्स कर दिया। यहाँ पर एक होल करूँगा होल ए, यानी एक होल करूँगा होल बी, और यहाँ पर एक होल करूँगा होल सी। तो ए का पानी कहाँ जाके गिरेंगी पिचकारी, ये यहाँ पर, बी की पिचकारी और थोड़ा दूर जाके गिरेंगी, और सी की पिचकारी सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरेंगी। बताओ क्यों, ऐसा क्यों? 3 होल्स कर दिए, सबसे ऊपर जो होल है उसका पानी में से जो पिचकारी निकलेंगी वो यहीं पर आके गिरेंगी, बी की पिचकारी और दूर जाके गिर रही है, और सी की पिचकारी सबसे ज्यादा दूर जाके प्रेशर से गिर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि सी का जो होल है उसके ऊपर ये पानी जो इतना, ये सब पानी का वेट ज्यादा है, पानी का वेट बहुत ज्यादा आ रहा है, इसीलिए ये सी का पानी बहुत दूर जाके गिरेगा। इससे क्या पता चलता है, किसी भी स्विमिंग पूल में या समुद्र में जितना जितना गहराई में जाओगे, नीचे नीचे डूबोगे, उतना आपके बॉडी पे प्रेशर ज्यादा आएगा। और अगर किसी समुद्र में आप वो प्रेशर से बचने के लिए कपड़े वाले नहीं पहने, आपने सादा स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने, सॉरी स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी क्या, आप अपने चड्डी बरमूडा बनियन पे ही जाकर स्विमिंग पूल सॉरी समुद्र में डूब गए और स्विमिंग करते करते नीचे नीचे घुस रहे, तो आप अगर एक पर्टिकुलर डेप्थ में चले जाओगे तो इतना पानी का प्रेशर आएगा कि आपको चपका के रख देगा। पानी का प्रेशर आपको चारों तरफ से इतना प्रेशराइज करेगा, वो प्रेशर से मर जाओगे आप, है ना। वो वाटर का उसका प्रेशर इतना बढ़ जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, चारों तरफ से पानी का प्रेशर, तो जितना नीचे जाओ, इसीलिए डैम की जो दीवार होती ना, तो डैम की दीवार ऐसी बनाते हैं, ऐसी नीचे की दीवार जाड़ी और ऊपर की दीवार पतली, और ये डैम का पानी यहाँ पे जमा हुआ है, तो डैम का पानी यहाँ जमा है, तो डैम का पानी का नीचे का प्रेशर बहुत ज्यादा, तो दीवार यहाँ की जाड़ी बनाते, ऊपर की दीवार पतली बनाते, क्योंकि डैम के पानी में ऊपर प्रेशर कम। जितनी डेप्थ बढ़ती है गहराई, उतना प्रेशर ज्यादा डालता है पानी या कोई भी लिक्विड, ठीक है। चलो, तो स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स। अब हम लोग तो फिजिक्स पढ़े लिखे लोग हैं, अपन लोग को मालूम है 11th स्टैंडर्ड में भी स्टडीड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो इज चार्जेस, स्टैटिक्स इज एट रेस्ट। तो स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? हमेशा स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, आराम से एक जगह पर। हाइड्रो का बेसिकली मीनिंग वाटर होता है, लेकिन अपने इस चैप्टर में कोई भी लिक्विड को हम हाइड्रो बोलेंगे। सो स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स। अगर स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ है और स्विमिंग पूल के ऊपर की लेयर में कितना प्रेशर है, नीचे जाएंगे तो हम पे कितना प्रेशर डालेगा स्विमिंग पूल में का पानी, उसकी अगर हम स्टडी कर रहे हैं, जो पानी एक जगह रुका हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स। और स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन, और लिक्विड जब फ्लो हो रहा है एक पाइप में से इधर से आके उधर फ्लो हो रहा, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रो यानी फ्लूइड,
वैसे हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, लेकिन यहाँ हमारा मीनिंग है फ्लूइड। डायनेमिक्स यानी चेंज। याद है चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या था, रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी घुमाने की। तो डायनेमिक्स का मतलब चेंज। और सबसे पहली क्लास जो थी अपनी 12th स्टैंडर्ड की, उसमें मैंने आपको डायनेमिक्स का मीनिंग समझाया था कि एक दिन मैं अमिताभ बच्चन बन के आऊँ और आपको पढ़ाऊँ कि देवी और सज्जनों हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो वो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे अरे सर आज अंसार सर के आम में अमिताभ बच्चन का भूत घुस गया। फिर उसके बाद किसी दिन आऊंगा मैं और बोलूंगा ए दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, आई एम योर टीचर। तो आप बोलेंगे ये सर के बॉडी में रुक खान का भूत कहाँ से घुस गया। तो अंसार सर इज अ वेरी डायनेमिकल पर्सनैलिटी। डायनेमिक पर्सनैलिटी बोलेंगे बार बार चेंज होते रहते, कभी ये हीरो बन जाते, कभी वो हीरो बन जाते, कभी विलन बन जाते, तो बोलेंगे तो डायनेमिक। तो डायनेमिक का मतलब होता है चेंज होना। तो अगर कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसकी स्टडी को बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। आगे चल के हम पढ़ेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल वगैरह, आंधी तूफान आता तो क्या होता, हमको कुछ और ही लगता। बहुत से लोग, हम जब छोटे थे तो जब ट्रेन आती रहती थी ना रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म, हम प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते थे, सामने ट्रेन आती, हमारे मम्मी पापा बोलते थे बेटा पीछे खड़े रहो, पहले ट्रेन को रुकने दो फिर अपन ट्रेन में बैठेंगे। अगर ट्रेन फास्ट में आ रही है और आप फास्ट में खड़े हो तो क्या होता है मालूम है, ट्रेन आपको अपनी तरफ खींचती है, आप जाके घुस जाओगे। आप खुद नहीं चाहते ट्रेन में जाने का, लेकिन चलती हुई ट्रेन आपको अपनी तरफ खींचेगी। वो एयर प्रेशर का होता है, एरोप्लेन कैसे उड़ता है, वो सब हमको इस चैप्टर में पढ़ना है बर्नौलीज प्रिंसिपल में। तो कोई भी लिक्विड या गैस फ्लो हो रही है और वो फ्लो होने वाले लिक्विड की स्टडी कर रहे हैं हम, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स यानी चेंजिंग मोशन। व्हाट इज प्रेशर, अब ये बचपन का टॉपिक आ गया, आपको तो इसी में मालूम है ये सब। व्हाट इज प्रेशर, अगर मेरे पास एक कंटेनर है, सपोज आई हैव अ कंटेनर, मेरे पास एक क्यूबिकल कंटेनर, एक बर्तन है या एक वाटर टैंक है, कोई पानी भरने का टैंक है या ऐसा क्यूबिकल बड़ा कंटेनर डिब्बा 1 मीटर क्यूब का, लेंथ 1 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर, हाइट 1 मीटर। सो 1 मीटर क्यूब का मेरे पास में एक कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है पूरा, ठीक है, इस कंटेनर में पानी भरा है। सो व्हाट इज प्रेशर, ये पानी जो है, ये पानी क्या करेगा, इधर की वॉल पे भी प्रेशर डालेगा, इधर की वॉल पे भी प्रेशर डालेगा, इधर की वॉल पे भी प्रेशर डालेगा, इधर की वॉल पे भी। पूरी जो 6 साइड्स होती है क्यूबिकल कंटेनर की, 6, आपको मालूम है आप मैथ्स में पढ़ते हो 6L², तो पूरे 6 जो सरफेसेस रहेंगी, इसके 6 फेसेस, उस हर जगह प्रेशर आएगा। तो नॉर्मल फोर्स, अच्छा फोर्स 2 टाइप्स का हो सकता है, एक सादा फोर्स होगा, एक थ्रस्ट होगा। नॉर्मल फोर्स का मतलब क्या है, अगर ये बोर्ड है और मैं बोर्ड पे ऐसा एंगल इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, तो व्हाट इज ये फोर्स का डायरेक्शन, ये देखो ये पेन से पेन लगा के मैं बोर्ड को दबा रहा हूँ, सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड बोर्ड ऐसा है प्लेन और फोर्स ऐसा है, तो इसमें एंगल बन रहा है। ये देखो, ये अगर बोर्ड है, मेरा हाथ अगर बोर्ड है और ये अगर फोर्स लगाने का है, मैं ऐसा फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है कि एंगल बन रहा है, कितना एंगल, एक्यूट एंगल, तो इसको बोलते हैं साधारण फोर्स। लेकिन अगर फोर्स ऐसा हो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड सरफेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन दैट फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। मीनिंग समझ गए। और नॉर्मल फोर्स को थ्रस्ट कहते हैं, THRUST, थ्रस्ट। थ्रस्ट यानी वो फोर्स जो किसी भी सरफेस को परपेंडिकुलर हो, और फोर्स विच इज नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। समझ रहे हो। तो यहाँ कौन सा फोर्स है, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल किसको, परपेंडिकुलर किसको, नॉर्मल का मतलब क्या है, नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो फोर्स विच इज परपेंडिकुलर, अब ये परपेंडिकुलर टू सरफेस है, ये क्यूबिकल कंटेनर, तो ये फोर्स इधर रहेगा, ये फोर्स इधर रहेगा, ये फोर्स ऊपर रहेगा, ये फोर्स नीचे रहेगा। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ सरफेस, परपेंडिकुलर। अपनी बुक में ऐसा पिक्चर बनाए, एक ऐसा कुछ तो भी बनाया उन्होंने, वो 2D 3D अपन को बनाना नहीं जमता, ऐसा है और उसमें ये फोर्स ऐसा लग रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर सरफेस को 90 डिग्री एंगल बना के फोर्स लग रहा है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड एट रेस्ट, ये इसमें लिक्विड भरा हुआ है क्यूबिकल टैंक में और वो रेस्ट पर है, फ्लूइड कहीं बह रहा नहीं है, फ्लो नहीं हो रहा, और वो इस पर इधर 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 6 तरफ प्रेशर लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो वो जो फोर्स है, उस फोर्स पर यूनिट एरिया को बोलते हैं प्रेशर। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। इस पे लोग पांचेट जोक भी करते हैं, बताओ कि आपको वो पांचेट जोक क्या है। आप वीडियो पॉज करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देख लो मैं सरक जाता हूँ, वीडियो पॉज करके ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना, और फिर टेक्स्ट बुक में पढ़ते समय ऐसा लिख लेना
जहाँ भी टर्बुलेंस का मतलब ऐसा होता है, स्मूथ का मतलब ऐसा होता है, डेंसिटी कांस्टेंट का, जो भी आपको जैसा भी याद रखना हो, तो सी ये मिटा देता हूँ मैं। शेयर मॉड्यूलस ऑफ अ फ्लूइड इज जीरो का मतलब क्या है कि फ्लूइड का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, फ्लूइड को धक्का मारे तो वो धक्के को अपोज नहीं करता। क्या बात कर रहा था मैं, हमारी बात चल रही थी वो पांचट जोक। देखो व्हाट इज प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, इक्वेशन नंबर 1। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू m इनटू a, मास इनटू एक्सेलरेशन, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या हो जाएगा, LHS सेम है फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 and 2, pi is equal to ma, now squaring both sides, squaring both sides, so p into a उसका स्क्वायर कर देंगे, m into a का स्क्वायर कर देंगे, तो p into a यानी दो बार p हो जाएगा, दो बार a हो जाएगा, पापा इज इक्वल टू m फिर a, m a फिर m a, पापा इज इक्वल टू मामा। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो सी पांचट जोक था, प्रेशर इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है न्यूटन, एरिया का ऐसा यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, तो दिस इज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर का ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स, लेकिन वो लंबी कहानी भारी हो जाता है, ये अपना जनरल चलते हैं अपन। So this is Newton per meter square, and Newton per meter square is also called Pascal in the honor of Blaise Pascal, जिसका लॉ आगे हमको पढ़ना है, पास्कल का लॉ बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है, अपने गाड़ी के हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह उस पर काम करते हैं, कार वगैरह में। तो सी प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल भी उसी का ऐसा यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं। इसके ऊपर भी एक पांचट जोक है, बोलते हाइड एंड सीक खेल रहे थे, क्या बोलते हैं आप उसे, लपन छुपन का खेल खेल रहे थे, बोलते साइंटिस्ट लोग एक ही जमाने में पैदा हो गए, न्यूटन खेल रहा था, वो गैलीलियो था, न्यूटन था, आइंस्टाइन था और पास्कल था, और ये सब लोग मिलके खेल रहे थे, बोलते क्या हाइड एंड सीक। एंड आइंस्टाइन वाज इन द डेन, अपने भाषा में साधारण बोलते हैं आइंस्टाइन जो है वो राज देने के लिए गया, आइंस्टाइन गया उधर 100 तक गिनूंगा बोले मैं, फिर वापस आऊंगा जब तक छुप जाओ, तो आइंस्टाइन बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 81 82 91 92 93 94 95, आइंस्टाइन ने 100 तक गिना और वो ढूंढने के लिए आया, तो सब छुप गए, गैलीलियो एक आध कोने में जाके छुप गया और बाकी सब भी इधर उधर छुप गए। लेकिन न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने लकड़ी से 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ड्रॉ किया और उसमें जाके न्यूटन खड़ा हो गया, बोलते कहानी ऐसे कुछ भी ऐसे जोक बनाए उन्होंने, न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर एरिया बनाया न्यूटन ने और वहां जाके खड़ा हो गया। आइंस्टाइन आया 100 तक गिनती गिन के, अब ढूंढ रहा है कौन कौन कौन, न्यूटन दिख गया उसको, तो उसने कहा फर्स्ट ट्रिप न्यूटन, मेरे ख्याल से शायद फर्स्ट ट्रिप बोलते हैं कुछ तो भी, फर्स्ट ट्रिप न्यूटन, बोले पहले मुझे न्यूटन दिखा, न्यूटन इज आउट, न्यूटन आउट हो गया बोले, तो न्यूटन ने क्या कहा, रॉन्ग, आई एम नॉट न्यूटन, आई एम पास्कल, तो वो बोले अबे यू आर न्यूटन, हाउ कैन यू बी पास्कल, तो बोले देखो आई एम न्यूटन और मैं कहा हूं, बोले न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये पूरा 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, उसमें पर यूनिट एरिया ये मैं हूं यहाँ पर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल, तो आई एम नॉट न्यूटन, आई एम पास्कल, तो गो अगेन जाओ 100 तक गिनो, बोले तुम रॉन्ग हो गए, फिर हम छुपेंगे बोले। तो चलो ये पांचट जोक था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड पास्कल, ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। आपको रूल मालूम है, 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़े, जब किसी साइंटिस्ट का नाम से यूनिट दिया होता है तो उसका पहला लेटर स्मॉल लिखना, अगर पूरी स्पेलिंग लिख रहे हो तो। इंग्लिश ग्रामर के रूल्स फॉलो करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना। पास्कल का पी छोटा, अगर सिंबल लिख रहे हैं तो पी कैपिटल रहेगा। उसके बाद कॉमन यूनिट्स भी है, कभी कभी यूनिट ऐसा यूनिट फॉलो नहीं करते, ऐसे बहुत सारी चीजें जिसमें अपन ऐसा यूनिट फॉलो नहीं करते, तो वैसे कॉमन यूनिट 1 बार, बार एक्चुअली अभी आगे आएगा बैरोमीटर, बैरोमीटर यानी वो एयर प्रेशर गिनने का डिवाइस होता है। आप शायद मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में आपका थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर चल रहा है, शायद मैंने सुना है थोड़ा बहुत,
थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है। रिमेंबर अपन भी थर्मोडायनेमिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे फिजिक्स में, लेकिन अभी आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो और फिजिक्स के भरोसे मत रहना, केमिस्ट्री में भी अच्छे से पढ़ो, फिर फिजिक्स में भी अच्छे से पढ़ना है। सो वन बैरोमीटर, वन बार, क्या बोल रहा था मैं आपको, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस भी आया होगा। वो बार मतलब प्रेशर होता है, तो प्रेशर की गिनने के डिवाइस को हम बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं बैरोमीटर। तो वन बार इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एटमॉस्फेयर का नॉर्मल प्रेशर, जैसे बाहर अभी ना तो आंधी तूफान आ रही है ना तो सन्नाटा छाया हुआ है, तो नॉर्मल एयर प्रेशर जो होता है, नॉर्मल एयर प्रेशर, साधारण हवा का जो प्रेशर अपनी बॉडी पे फील होता है, एयर का प्रेशर, तूफान आ रहा है तो बहुत तेज एयर प्रेशर होता है, सन्नाटा छाया है, आंधी तूफान आने वाला है तो एयर प्रेशर एकदम से कम हो जाता है। लेकिन नॉर्मल एयर प्रेशर की वैल्यू होती है 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं एनटीपी का प्रेशर होता है, ये एसटीपी एनटीपी कंडीशन वाला। तो एयर प्रेशर नॉर्मल इतना है, उसमें से अगर ये वैल्यू हटा दी जाए, और इसी को बोलते हैं 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 ATM। ATM यानी एटमॉस्फेरिक, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू इतनी रहती, लेकिन 1 बैरोमीटर की वैल्यू कितनी रहती, सिर्फ 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बताओ बैरोमीटर बड़ा है या ATM बड़ा है? ATM बड़ा है। कितनी वैल्यू से? ये इतनी छोटी सी वैल्यू से, ठीक है। तो 1, ये सब इसमें कंफ्यूज मत होते बैठना, ये वैसे कोई खास काम में नहीं आता, न्यूमेरिकल्स में काम आ सकता है। 1 बैरोमीटर यानी 10⁵ पास्कल, और 1 हेक्टोपास्कल। अब आपको हेक्टो का मतलब मालूम है ना, जमीन के प्लॉट में आप मैथ्स में पढ़ते थे हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर लैंड में। हेक्टो का मतलब होता है 100, तो हेक्टोपास्कल यानी 100 पास्कल, किलो पास्कल यानी 1000 पास्कल, मेगा पास्कल यानी 10⁶ पास्कल, याद नहीं रहेगा आपको, है ना। तो 1 हेक्टोपास्कल यानी 100 पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर यानी 1 एटमॉस्फेयर का मतलब होता है, 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू होती है 1.013 × 10⁵, ये अभी ऊपर लिखा मैंने इतना। तो 1 एटमॉस्फेयर यानी इतने पास्कल या इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 760 mm ऑफ Hg का मतलब क्या है? टॉरिसेली, टॉरिसेली नाम का एक फिजिसिस्ट था इटली का, उसने ऐसा बनाया बैरोमीटर। इसके अंदर एक 1 मीटर, अभी आगे आएगा, 1 मीटर लॉन्ग टेस्ट ट्यूब रख दिया उल्टा, 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब क्लोज एट वन एंड, और यहां भर दिया मर्क्यूरी, ऐसा, दिस इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कॉन्वेक्स सरफेस बनाता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। मर्क्यूरी कभी सीधी लाइन में ढंग से खड़े नहीं रहता, ऐसा टोपी बनाता है ऊपर, कॉन्वेक्स अपवर्ड्स, ऐसा। तो ये मर्क्यूरी है, और इसके अंदर, ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी, जब एयर का प्रेशर इस पे आता है, एयर का प्रेशर इस पे आता है, प्रेशर ड्यू टू एयर, तो ये मर्क्यूरी क्या होता है, रास्ता नहीं मिलता तो इसके अंदर भाग जाता पाइप के अंदर। तो भाई पाइप के अंदर भाग के कहाँ तक हाइट चढ़ जाती इसकी, 76 सेंटीमीटर तक चढ़ जाता। ये पाइप कितना लंबा रहता, तो ये पाइप रहता है नियरली क्या 100 सेंटीमीटर तक लंबा पाइप लिया था उन्होंने, 1 मीटर लंबा पाइप। तो मर्क्यूरी कहाँ तक भाग जाता? अभी अगर आंधी तूफान भी नहीं आ रही और सन्नाटा भी नहीं छाया हुआ है, तो कितने सेंटीमीटर तक मर्क्यूरी ऊपर चढ़ जाएगा ट्यूब में? 76 सेंटीमीटर। अगर एमएम में गिन रहे तो क्या हो जाएगा? 760 मिलीमीटर ऑफ Hg यानी मर्क्यूरी। तो 760 mm ऑफ Hg तक मर्क्यूरी ऊपर चढ़ गया, 760 मिलीमीटर हाइट तक ऊपर, ये हाइट रहती। यहाँ से गिनना चालू करते उसको, यहाँ से, तो 1 2 3 4 mm मिलीमीटर, तो 760 मिलीमीटर, 760 मिलीमीटर तक हाइट नॉर्मल रहती है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, यानी अभी आंधी तूफान भी नहीं आ रही और सन्नाटा भी नहीं छाया हुआ है, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना, मर्क्यूरी की हाइट कितनी रहती? 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर रहती है, ठीक है। तो 1 ये है 1 एटमॉस्फेयर यानी 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, या इसी को आप ऐसा भी बोल सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, या ऐसा भी बोल सकते हैं 0.76 मीटर ऑफ Hg यानी हाइड्रोजाइरम, पुराने जमाने में बर्जीलियस का दिया हुआ नाम, मर्क्यूरी को Hg बोलते हैं, हाइड्रोजाइरम। सो 1 टॉर किसके नाम से आया? अरे कहा गया, ये टॉरिसेली, टॉर यानी उसका सरनेम टॉरिसेली था, जिसमें बैरोमीटर, और ये जो एयर प्रेशर गिनने का इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस, इसको बोलते हैं बैरोमीटर।
बैरोमीटर कैसे काम करता है ये? जब एयर प्रेशर बढ़ जाए आंधी तूफान तो एयर का प्रेशर मर्क्यूरी पे ज्यादा आता तो मर्क्यूरी ऊपर भाग जाता। बात समझ रहे हो? मर्क्यूरी ऊपर भाग जाता। और जब सन्नाटा छाए एयर का प्रेशर नहीं हो तो ये ट्यूब में से मर्क्यूरी का लेवल कम हो जाता क्योंकि इधर से प्रेशर नहीं तो मर्क्यूरी का लेवल गिर जाता। तो जैसे मर्क्यूरी का लेवल कम हो गया समझ जाओ कि सन्नाटा छा गया। और हर सन्नाटे के बाद आंधी तूफान आता है। आंधी तूफान आने से पहले सन्नाटा छाया हुआ रहता है। कोई टीचर जैसे मेरे जैसे टीचर जो बहुत शांत रहते तो लोग बोलते हैं ये शांत है इसके बाद सन्नाटा आ सकता है। अब सुनो 1 टॉर 1 mm ऑफ Hg 1 मिलीमीटर जब अगर मर्क्यूरी का 1 mm हाइट बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं 1 टॉरिसिली। तो व्हाट इज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होगा? 760 mm ऑफ Hg। तो 1 atm का मतलब क्या होता है? 1 atm का मतलब होता है 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉरिसिली। 760 टॉरिसिली टॉर। बात समझो 1 mm यानी 1 टॉरी तो 760 mm यानी 760 टॉरिसिली तो 1 atm। बट इतने सारी चीज को ध्यान में ज्यादा रखने की कोशिश मत करना। अपना अच्छा खासा दिमाग खराब मत करना। जितना बजट में रहता है उतना याद रखना है, ठीक है? बाद में बार बार आते रहेगा। हम न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे, थियरी में भी बार बार आएगा तो रट जाता है। अगर आप इसको भुलाना चाहोगे तो भी आप इसको भुला नहीं पाओगे, ठीक है? मेरे ख्याल से अपन यहाँ पर रुक जाते हैं। हैव अ नाइस डे।